Hi everyone, this is CA Hardik Thakkar and welcome to our YouTube channel. In this video, we are going to understand the concept of accounting for foreign branches. This video is specifically relevant for TYVCom students if you have this chapter in your financial accounting paper. Okay, the language of the video is going to be a mix of Hindi and English. मतलब अगर आप हिंदी English language से comfortable हो, then this video is going to give you a lot of value. Okay, a typical question on foreign branch is going to come for 15 marks in exam. तो ये वाला वीडियो अगर आपको स्टार्ट टू एंड पूरा समझ गया है, यू कैन बी वेरी अश्योर्ड कि आपके ये 15 मार्क्स जो है वो मोर और लेस सिक्योर्ड है. ओके, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट बी पेशेंट बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थियरी in short and I'm going to solve a couple of illustrations with you so that आपका पूरा exhaustively ये chapter cover हो जाएगा. ठीक है, चलिए, so let us get into this accounting for foreign branch. अभी foreign branch का मतलब क्या होता है एकदम सिंपल में समझा देता हूं. दो चीजें होती है, एक होती है हेड ऑफिस एंड अनदर थिंग इज ब्रांच. ठीक है, जिस कंट्री में हेड ऑफिस इनकॉर्पोरेटेड है उस कंट्री में अगर आपकी और कोई ब्रांचेस है तो उसको हम डोमेस्टिक ब्रांच बोलेंगे. ठीक है, इनलैंड ब्रांच भी बोल सकते हैं, डोमेस्टिक ब्रांच भी बोल सकते हैं. And if any entity is having any branches over and above or beyond its country of incorporation, that branch is called as a foreign branch. Clear? तो यहाँ पे इंडिया के बाहर वाली ब्रांच ही फॉरेन ब्रांच होगी ऐसा जरूरी नहीं है. The definition is very clear. Just see where your head office is incorporated. That country, the country of incorporation, वहां पे आपकी जो भी branches होगी, those are inland or domestic branches, and any branches beyond that country or geographical territory is a foreign branch. यानी if there is a company Tata Motors incorporated in India, अब Tata Motors incorporated in India है तो वो इंडिया की कंपनी है. एंड इफ इट हैज अ ब्रांच इन यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम वाली जो ब्रांच है वो उनकी कौन सी ब्रांच होगी? फॉरेन ब्रांच. करेक्ट. सिमिलरली इफ यूनिलीवर इज अ कंपनी ऑफ यूनाइटेड किंगडम और अगर उसकी इंडिया में ब्रांच है तो इंडिया की उसकी जो ब्रांच है दैट इज कंसिडर्ड एज अ फॉरेन ब्रांच बिकॉज वो कंपनी कहां की है? दैट कंपनी बिलोंग्स टू यूनाइटेड किंगडम. वेरी क्लियर. ठीक है, अगर टेस्ला जो है, अगर टेस्ला की ब्रांच इंडिया में है तो इंडिया की टेस्ला की ब्रांच इज कंसिडर्ड एज अ फॉरेन ब्रांच. एंड अगर इंडिया की कोई कंपनी इंफोसिस की ब्रांच अगर यूनाइटेड स्टेट्स में तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन ब्रांच. वेरी क्लियर विद दिस. चलिए, तो अभी फॉरेन ब्रांच में व्हाट आर द अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले तो ब्रांच जो होगा दैट ब्रांच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग इट्स ट्रांजैक्शंस ऑन अ डे टू डे बेसिस. ईयर एंड होने के बाद जो ब्रांच होगी वो अपना एक बनाया हुआ ट्रायल बैलेंस हेड ऑफिस को सेंड करेगी, which head office will be incorporating in its books of accounts. अब वो इनकॉर्पोरेट करने के टाइम पे चैलेंज क्या आएगा? चैलेंज ये होगा कि जो फॉरेन ब्रांच है उसने अपना ट्रायल बैलेंस किस में बनाया होगा? उसने अपना ट्रायल बैलेंस फॉरेन करेंसी में बनाया होगा जो उस कंट्री की करेंसी है. लेकिन क्या हम उस कंट्री की करेंसी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली नॉट. क्लियर. तो अगर इंडिया की कंपनी की फॉरेन में ब्रांच है तो डॉलर वाला ट्रायल बैलेंस हम अपने बुक्स में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू कन्वर्ट द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ब्रांच इनटू डोमेस्टिक करेंसी. करेक्ट. तो वो डोमेस्टिक करेंसी में कौन से रेट को यूज करके कन्वर्ट करने का, एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, आइए ये सब थियरी में पढ़ते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी क्लियर दैट एचओ विल प्रिपेयर द बुक्स इन द डोमेस्टिक करेंसी. ब्रांच विल मेंटेन देयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन द currency of that country in which the branch is located. At the year end, financial year end, branch will send, branch ka data will have to be merged in HO ka data. However, books of accounts can be merged only when the currency is consistent. Therefore, accounting for foreign branch includes conversion of trial balance of foreign branch into domestic currency and then it will be incorporated in the books of head office. ठीक है, ये conversion कहां से होगा? conversion होगा using exchange rate. I hope everyone is familiar with what exchange rate is. करेंसी का जो एक्सचेंज वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट. फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 84 रुपीज. दिस मींस कि अगर आपको $1 परचेज करना है तो यू विल हैव टू पे 84 रुपीज. और द अदर वे टू लुक एट इट इज अगर आपके पास $1 है यू कैन कन्वर्ट इट एंड गेट 84 रुपीज इन एक्सचेंज. क्लियर. अब याद रखना, कन्वर्जन करते वक्त अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंसी से वीक करेंसी में कन्वर्ट करते हो, यानी अगर आप डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट करते हो, डॉलर ऑब्वियसली इज अ स्ट्रॉन्गर करेंसी, तो अगर आप डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट करते हो तो आप एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करोगे उसको, बिकॉज $1,000 विल बी इक्विवेलेंट टू 84,000 रुपीज. तो ये आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया. ठीक है. लेकिन अगर आप वीक करेंसी से स्ट्रॉन्ग करेंसी में जाते हो, मान लो एचओ इज इन यूएसए एंड ब्रांच इज इन इंडिया, जो फॉरेन ब्रांच है, तो अब रुपीज से डॉलर में जब कन्वर्ट करोगे तब आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे. तो 84,000 रुपीज इज इक्विवेलेंट टू $1,000. तो हमने क्या किया? डिवाइड किया. तो ये रूल हमेशा याद रखना. क्लियर.
चलिए, तो बाकी अभी अलग अलग ट्रायल बैलेंस की चीजों को क्या यूज करके कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले होगा ओपनिंग रेट, विच इज द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। इसको यूज करके आप सिर्फ किसको कन्वर्ट करोगे, ओपनिंग स्टॉक को। क्लोजिंग रेट का मतलब क्या, क्लोजिंग रेट मतलब द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये लास्ट डे ऑफ द ईयर को कौन से बैलेंसेस होता है हमारे पास, असेट्स एंड लायबिलिटीज के। तो सारे असेट्स और लायबिलिटीज को आप कौन सा रेट यूज करके कन्वर्ट करोगे, यू विल कन्वर्ट यूजिंग क्लोजिंग रेट। ठीक है, तो क्लोजिंग रेट यूज करके हम असेट्स एंड लायबिलिटीज को कन्वर्ट करेंगे। असेट्स में एक छोटा सा एस्ट्रिक मार्क है जिसके ऊपर मैं 1 मिनट में आऊंगा। ठीक है, उसके बाद आता है एवरेज रेट। एवरेज रेट का मतलब क्या, पूरे साल में जो एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट कर रहे थे उनका एक जो एवरेज होता है, दैट रेट इज कॉल्ड एज एन एवरेज रेट। अभी एवरेज रेट अगर पूरे साल का रेट है तो पूरे साल में रिकरिंग ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं हमारे बिजनेस में, एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो आप सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम को क्या ये रेट यूज करके कन्वर्ट करोगे, यू विल कन्वर्ट इट यूजिंग एवरेज रेट। ठीक है, अभी एक आता है हिस्टोरिकल रेट। हिस्टोरिकल रेट का मतलब क्या, जिस दिन आपने अपने फिक्स्ड एसेट्स को परचेस किया था, यानी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, ऑल दोस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो पहले फिक्स्ड एसेट्स बोले जाते थे, इनको आप कन्वर्ट करोगे यूजिंग द रेट विच एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ देयर परचेस। ठीक है, आप एक्सचेंज रेट की वजह से आप असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू में वेरिएशन नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन यहां पर एस्ट्रिक मार्क क्या है कि आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को कन्वर्ट करोगे यूजिंग हिस्टोरिकल रेट ओनली इन केस ऑफ एन इंटीग्रल ब्रांच। समझ में आ गया। इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल क्या होता है, इसके ऊपर एक सेपरेट डिस्कशन हो सकता है, बट आई एम स्टिकिंग टू द पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल हमें पहले से पता होगा। पहले से कैसे पता होगा, द फर्स्ट वे इज द क्वेश्चन विल डायरेक्टली गिव यू वेदर ब्रांच इज इंटीग्रल और नॉट। ठीक है, नाउ द $1,000,000 क्वेश्चन, सर अगर हमें बताया ही नहीं होगा कि ब्रांच कौन सी है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो रिमेंबर, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलवेज अज्यूम दैट ब्रांच इज नॉन आई एम सॉरी, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अज्यूम दैट ब्रांच इज ऑलवेज इंटीग्रल इन नेचर। क्लियर, तो अगर दिया है तो उसके हिसाब से, अगर नहीं दिया है तो ब्रांच इज इंटीग्रल इन नेचर। तो अगर इंटीग्रल है तो फिक्स्ड एसेट विल बी कन्वर्टेड यूजिंग हिस्टोरिकल रेट, अगर नॉन इंटीग्रल है तो फिक्स्ड एसेट्स विल बी कन्वर्टेड यूजिंग द क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। क्लियर हो गया। ठीक है, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जिसको आप कन्वर्ट नहीं करोगे इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्रांच इज अज्यूम्ड टू बी इंटीग्रल, वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट। ठीक है, कौन सी एक दो चीजें हैं जिनको आप कवर नहीं करोगे, जिनको आप कन्वर्ट नहीं करोगे, द ट्रांजैक्शंस दैट हैपन बिटवीन एचओ एंड ब्रांच, इनको आप एक्सचेंज रेट यूज करके कन्वर्ट नहीं करोगे क्योंकि इनके एक्चुअल अमाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि ब्रांच ने भी एक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है। ठीक है, और एचओ ने भी एक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है। अगर एचओ ब्रांच को गुड सेंड कर रहा है तो एचओ के बुक्स में भी वो अमाउंट रिकॉर्डेड है और ब्रांच के बुक्स में भी वो अमाउंट रिकॉर्डेड है। तो जब दोनों के एक्चुअल डेटा अवेलेबल है, वी डोंट नीड टू यूज एक्सचेंज रेट टू कन्वर्ट दीज आइटम्स। करेक्ट, सो टिपिकली a transaction between HO and branch, don't convert them, write them on an actual basis. What are the examples? Goods sent by HO to branch or branch to HO, vice versa. ठीक है, and of course the balance, final balance which is receivable or payable by HO or branch. समझ में आ गया। तो ये दोनों अमाउंट के एक्चुअल अमाउंट अवेलेबल है, जस्ट लुक फॉर देम एंड उसके हिसाब से उसको आप लिख दोगे। ठीक है, अब अगर आप ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करोगे तो आपकी जो कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस होगी 99% ऑफ द टाइम्स वो टैली नहीं होगी। आपको जो ट्रायल बैलेंस फॉरेन ब्रांच के पास से मिलेगी, करेक्ट, वो टैलीड होगी, लेकिन जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्ट की हुई ट्रायल बैलेंस आपको टैली नहीं मिलेगी, बिकॉज यू आर यूजिंग डिफरेंट एक्सचेंज रेट टू कन्वर्ट द ट्रायल बैलेंस। तो उनका जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को आप क्या बोलोगे, एक्सचेंज डिफरेंस। अब ये एक्सचेंज डिफरेंस की ट्रीटमेंट क्या होगी, अगर ब्रांच इंटीग्रल ब्रांच है तो एक्सचेंज डिफरेंस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अगर डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट साइड पे एक्सचेंज डिफरेंस आया तो आप डेबिट साइड पे ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट साइड पे आया तो आप क्रेडिट साइड में करोगे। इफ योर ब्रांच इज नॉन इंटीग्रल ब्रांच तो आप एक्सचेंज डिफरेंस को कहां पर ट्रांसफर करोगे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, और ये बैलेंस शीट में एचओ के अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। वेरी क्लियर विद दिस, आई होप दिस थियरी इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। So I hope theory is very clear to you. अभी हम लोग practical illustrations के लिए I am making a separate video. So please consider liking this video if the theory is very clear to you. And yes, stay tuned. Thank you so much for your time and attention. I'll see you in the next video.